नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। आप सभी जानते हैं कि हम यहां रियल एस्टेट के बारे में सबसे सच्ची और सबसे डिटेल्ड जानकारी आपके पास लेकर आते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ लेकर आते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को ज़रूर जानना चाहिए। आज का टॉपिक है रियल एस्टेट डेप्रिसिएशन और कैसे आप इसके थ्रू टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट तरीका है अपने टैक्स बिल को कम करने का और अपनी कैश फ्लो को इंप्रूव करने का। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में टैक्स प्लानिंग एक बहुत जरूरी पार्ट है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को ये पता ही नहीं होता कि डेप्रिसिएशन एक पावरफुल टूल है जो उनके टैक्सेबल इनकम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। आज हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है और ये कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पूरी क्लैरिटी होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ वियर एंड टीयर से कम होती है। अब बात करते हैं, यहां इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तो इंक्रीज करती है, लेकिन बिल्डिंग की फिजिकल कंडीशन डिटेरियोरेट होती है। इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 32 के थ्रू गवर्नमेंट आपको यह अलाउ करती है कि आप इस वियर टीयर का डिडक्शन अपने टैक्सेबल इनकम से कर सकें। मान लीजिए आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली, 50 लाख रुपए की खरीदी। इस 50 लाख के करीब 15 से 20 लाख की जो है वो लैंड की वैल्यू है और बाकी 30 से 35 लाख रुपए बिल्डिंग की वैल्यू है। अब इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन रेट है 5% का। इसका मतलब है कि आप हर साल इस बिल्डिंग के वैल्यू का 5% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग की वैल्यू 35 लाख है तो आप हर साल 1,75,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। लैंड तो हमेशा एप्रिशिएट करता है और ये सेम ही रहता है। डेप्रिसिएशन सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, और यह भी याद रखें कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करना होता है। पहले साल में आप पूरे बिल्डिंग वैल्यू का 5% डिडक्शन लेते हैं, अगले साल आप रिमेनिंग वैल्यू का 5% लेते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। अगर आप एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदते हो तो उस पर डेप्रिसिएशन रेट है 10%। ये रेजिडेंशियल से ज़्यादा है क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग में वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। होटल्स और बोर्डिंग हाउसेस के लिए भी 10% का ही रेट है, लेकिन अगर कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जैसे कि वुडन स्ट्रक्चर है तो उन पर आप 40% का डेप्रिसिएशन है वो ले सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी डिटेरियोरेट होते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है जिसे आपने 1 करोड़ में खरीदा। इसमें से लैंड की वैल्यू है 25 लाख और बिल्डिंग की वैल्यू है 75 लाख। हर महीने आप इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम ले रहे हैं, मान लीजिए 50,000 ले रहे हैं। इस तरह एक साल में आपकी रेंटल इनकम है 6 लाख रुपए। अगर आप सिर्फ रेंटल इनकम पर टैक्स दें तो 6 लाख पर काफ़ी टैक्स बन जाएगा, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लें तो आपको 1,75,000 का डिडक्शन मिलता है हर साल। तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है 6 लाख माइनस 1,75,000, यानी 4,25,000। इसे आपका टैक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल को और डिटेल में समझते हैं। रेंटल इनकम को लेकर इंडिया में एक केस स्टडी है जो बहुत ही पॉपुलर है। एक पर्सन है जो मुंबई में एक अपार्टमेंट रेंट दे रहा है और 35,000 रुपये मंथली है उसका रेंट। एक साल में उसकी ग्रॉस रेंटल इनकम 4,20,000। अब प्रॉपर्टी टैक्स वो जो दे रहा है वो 25,000, मेंटेनेंस और रिपेयर में 8,000 और इलेक्ट्रिसिटी में 30,000 है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते। इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को ही आप क्लेम कर सकते हैं या किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है
वो है 30%। तो जब आप 4,20,000 से प्रॉपर्टी टैक्स घटाते हैं तो नेट वैल्यू आपको मिलता है 3,95,000। फिर इस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होता है जो है 1,18,500। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी पूरी तरह डिडक्टेबल है। अगर इंटरेस्ट 2,20,000 है तो वो भी घट जाता है, तो फाइनल टैक्सेबल इनकम आ जाती है काफी कम। अब आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो एक और बात आती है जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन रिकैप्चर। जो डेप्रिसिएशन आपने क्लेम लिया है वह सेल के टाइम पर रिकैप्चर होता है। अगर आपने 10 साल में टोटल 17,50,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो फिर प्रॉपर्टी को 1,50,00,000 में सेल भी कर रहे हैं तो इस 17,50,000 को आपके प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। ये रिकैप्चर अमाउंट 25% टैक्स रेट से टैक्स्ड होता है, तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा इस डेप्रिसिएशन अमाउंट पे। ये नॉर्मल कैपिटल गेन टैक्स से अलग है। सपोज आप 1 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसमें 75 लाख बिल्डिंग की वैल्यू है। 10 साल में आप 1,75,000 डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो हर साल, तो टोटल 17,50,000 हुए। अब आप इसे 1,50,00,000 में सेल कर रहे हो तो टोटल गेन है 50 लाख का। इसमें से 17,50,000 को 25% पर रिकैप्चर किया जाएगा जो है 4,37,500। बाकी 32,50,000 को कैपिटल गेन टैक्स के रेट से टैक्स किया जाएगा जो करंट में 12.5% है नई प्रॉपर्टी के लिए। तो ये 4,06,250 होगा। टोटल टैक्स हो गया 8,43,750। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हो तो पूरे 50 लाख पर टैक्स देना पड़ता जो 12.5% से 6,25,000 होता है। तो डेप्रिसिएशन लेने के बाद आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल आप 10 साल में जो टैक्स सेविंग किए हैं वह काफी ज्यादा है। यहीं से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है कि डेप्रिसिएशन एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। अगर आप हर साल अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हो और टैक्स सेविंग करते हो, यह मनी आप अपने कैश फ्लो में रख सकते हो या दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग रन में ये डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट बहुत बड़ा देता है। अलग अलग डेप्रिसिएशन होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स पर। फर्नीचर और फिटिंग्स पे 10% है, कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर पे 40% है क्योंकि वो जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। प्लांट और मशीनरी पर 15% है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ रेंटल इनकम काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट दिल्ली में किराए पर लेते हो तो 30 से 50,000 मंथली में एवरेज चलता है यहाँ का रेट। ऐसे में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपके टैक्स को बहुत रिड्यूस कर सकता है। एक और स्ट्रेटजी है जिसे कहते हैं कॉस्ट सेग्रीगेशन। ये एडवांस स्ट्रेटजी है जहां आप प्रॉपर्टी में डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो जिनके डिफरेंट डेप्रिसिएशन पीरियड्स होते हैं। मसलन पेंट, अप्लायंसेस, फिक्चर्स, फ्लोरिंग आदि को अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है जिनके अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स को 5 साल का डेप्रिसिएशन हो सकता है, कुछ पर 15 ईयर्स का। यह स्ट्रेटजी से आप डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट कर सकते हो। हालांकि कॉस्ट सेग्रीगेशन स्टडी कॉस्टली होता है, इसीलिए ये यूजुअली बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जॉइंट ओनरशिप के थ्रू भी आप अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप एक प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ के साथ को ओन करते हो तो डेप्रिसिएशन का डिडक्शन दोनों अलग अलग ले सकते हैं। इससे हर एक को टैक्स बेनिफिट मिलता है। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जिससे इनकम को डिवाइड किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन को भी अलग से टैक्स फ्री इनकम लिमिट मिलता है जो 3 लाख रुपए है। अगर सीनियर सिटीजन के नाम पे प्रॉपर्टी है तो रेंटल इनकम में एडवांटेज हो सकता है। मैरिड कपल्स के लिए भी बेनिफिट्स है। एक पर्सन के नाम पर रखने से बेटर है कि दोनों के नाम पर इक्वल शेयर के साथ रखें। रेंटल इनकम को लेकर एक और बड़ी बात, मेंटेनेंस चार्जेस को रेंट से सेपरेट दिखाना चाहिए। अगर आप फर्निश्ड प्रॉपर्टी दे रहे हो तो फर्नीचर के लिए अलग चार्जेस दे सकते हो आप। मसलन फर्नीचर, वाईफाई, यूटिलिटी अलग अलग शो कर सकते हो। इससे सिर्फ रेंट का पोर्शन टैक्सेबल होता है। अब बात करते हैं कैसे आप इन डिडक्शंस को प्रॉपरली क्लेम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना। प्रॉपर्टी का परचेज डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट,
जहां से पेमेंट किए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रेसिप्ट, मेंटेनेंस इनवॉइस, सब कुछ को सेव करके रखना चाहिए। टैक्स ऑडिट के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आप रेंटल इनकम को सेपरेट शेड्यूल में शो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्रॉपर्टी का एड्रेस, एक्विजिशन डेट, परचेज प्राइस, बिल्डिंग वैल्यू को सेपरेट दिखाना पड़ता है। डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेशन के साथ शो करना पड़ता है। स्पष्टता से कैलकुलेशन करना ज़रूरी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि डेप्रिसिएशन मैंडेटरी है, यानी अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते तो भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में करनी पड़ती है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि वे डेप्रिसिएशन क्लेम ना करें ताकि बाद में सेल के टाइम पर टैक्स कम आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। न्यू इनकम टैक्स कोड जो 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें भी डेप्रिसिएशन के रूल्स सेम ही हैं, हालांकि कुछ चेंजेस हैं। कैपिटल गेन टैक्स में 24 महीने से पहले सेल करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो कि टैक्स स्लैब रेट से टैक्स होता है। 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म गेन होता है जो 12.5% टैक्स रेट से होता है, और ये सब उन प्रॉपर्टीज पे जो जुलाई 23, 2024 के बाद खरीदी गई हो। पहले खरीदी गई प्रॉपर्टीज के लिए 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन चूज कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर का जो मार्केट है उससे अभी बहुत ग्रोथ उसके अंदर है। गुड़गांव, दिल्ली और ये सब कनेक्टिविटी, जो मेट्रो कनेक्टिविटी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है, इससे प्रॉपर्टी वैल्यूज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग भी साथ में करनी चाहिए। आपको वेल्थ क्रिएशन भी इससे बहुत फास्टर हो सकता है। डेप्रिसिएशन बेनिफिट के साथ आप अपना कैश फ्लो इंप्रूव कर सकते हो और दूसरी प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अंत में कहूँ आपको तो डेप्रिसिएशन एक लेजिटिमेट टैक्स बेनिफिट है जो गवर्नमेंट प्रॉपरली इन्वेस्टर्स के लिए देता है। ये बिल्डिंग के वीयर टीयर को अकाउंट रखता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5%, कमर्शियल पे 10% डेप्रिसिएशन है। ये क्लेम करने से हर साल आपका टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होता है, जिसमें एक बड़ा टैक्स सेविंग होता है। लॉन्ग रन में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। और हाँ, जब आप सेल करते हो तो डेप्रिसिएशन रिकैप्चर होगा, लेकिन ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन में ये बेनिफिट ज़्यादा है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हो तो गुड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से बात ज़रूर करें। वो आपको स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट एडवाइस दे सकता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में नॉलेज ही पावर है। जितना ज़्यादा आप समझोगे टैक्स बेनिफिट को या फ्यूचर में अपकमिंग इवेंट्स को, गवर्नमेंट की प्लानिंग को, उतना बेटर आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो। तो यही आज का मेरा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो डेप्रिसिएशन बेनिफिट पे था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टेड दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार और जय हिंद।